जय हिंद, वंदे मातरम। आइए जानते हैं हम राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। भारत ब्रिटिशों के औपनिवेशिक शासन से वर्ष 1947 में आज़ाद होता है। हमारे यहाँ स्वाधीनता प्राप्त होती है। स्वाधीनता का संग्राम 1857 की क्रांति से भी हमें पता चलता है और अंग्रेजों के शासन से मुक्ति पाने के लिए भारत बहुत लड़ा है। भारतीय क्रांतिकारियों का योगदान रहा है और प्राचीन समय से हमारा भारत ब्रिटिशों का उपनिवेश नहीं रहा। समय के साथ साथ वे हमारे देश में आए, उन्होंने अपना व्यापार लगाया और हमारे यहाँ पर अपना प्रसार किया। तो बहुत से उन्होंने अपने यहाँ युद्धों को भी जीता। प्लासी बक्सर इसका प्रतीक है और हमारे यहाँ शासन की व्यवस्था में उन्होंने अपने हाथ रख दिए थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने हमारे देश में अपनी शासन को पूरी तरह लागू कर दिया। पर उनके द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती थी और मतलब ऐसा भी नहीं था कि पूरे अंग्रेजों के हाथ में। हमारे देश में भी देसी रियासतें थी, राजा थे, महाराजा थे, लेकिन फिर भी एक तरीके से शासन कौन कर रहा था? ब्रिटिश शासन। तो उससे हमें आज़ादी कब मिलती है? औपनिवेशिक से, क्योंकि हमारे कांग्रेस 1885 में कांग्रेस का गठन होता है, एओ ह्यूम द्वारा। फिर धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे बढ़ती है और भी महत्वपूर्ण नेता इसमें शामिल होते हैं। महात्मा गांधी जी इसमें उदारवादी अहिंसा के प्रतीक और महत्वपूर्ण नेता थे और भी महत्वपूर्ण नेता है। तो इसी के चलते हमें हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों जिन्होंने बलिदान दिया, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और भी बहुत सारे महान क्रांतिकारी है और झांसी की रानी 1857 की क्रांति में बहुत सारा इनका योगदान दिया। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, राज्यों के निर्माण से संबंधित है। हमारे देश में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब क्यों विभाजित हुए? पहले इतने राज्य नहीं थे। आगे देखते हैं कि ये क्यों बटे, क्यों इन्हें राज्य बनाया गया। तो यही है राज्य पुनर्गठन आयोग का कि कैसे राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो इसकी स्थापना होती है 1953 में और हमारा देश कब स्वाधीन होता है? 1947 में। स्वाधीन का अर्थ यह है कि हमारा देश पराधीन था, मतलब कि हमने अपनी शासन व्यवस्था, हम अंग्रेजों के कभी पूरी तरह गुलाम नहीं रहे, क्योंकि हमारे देश में राजा महाराजा भी हुआ करते थे। हमारे देश में और भी जो देसी रियासतें थी वो अपने तरीके से शासन चलाती थी। ठीक है, तो पूरी तरह हम कभी गुलाम नहीं रहे और उन्होंने अपनी तरह शासन व्यवस्था को चलाया। आइए देखते हैं, जब वर्ष 1947 में भारत औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ तो इस दौरान क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो धर्म के आधार पर गणराज्य बनाए गए थे। डोमिनेंस गणराज्य बनाए गए थे। कौन कौन से? एक पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान भी दो भागों में विभाजित था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान वर्तमान के नाम से जाना जाता है और पूर्वी पाकिस्तान मतलब कि पूर्वी बंगाल जो पहले था, और पश्चिम बंगाल हमारे यहाँ है। पूर्वी बंगाल पहले जो बांग्लादेश अब नाम से जाना जाता है उसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वो कब बना? पूर्वी बांग्लादेश 1971 में। ठीक है, आइए चलते हैं जानने कि मेरा पूरा ये काम है कि मैं जितनी नॉलेज दे पाऊँ वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करता हूँ, मुझे जितना नॉलेज है। तो केवल हम इस टॉपिक पे नहीं, यदि कोई और टॉपिक पे चले जाएं तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि नॉलेज गेन करना। हमारे पास कितना नॉलेज हमारे पास आ रहा है किसी भी टॉपिक से। तो ये जानते हैं हम कि राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या संबंध है। राज्य पुनर्गठन आयोग का ये संबंध है कि जब बंटवारे में दो देश बन गए, भारत और पाकिस्तान, तो आगे देखते हैं किस आधार पर बटे हुए थे? भाषा, संस्कृति और भौगोलिक स्थिति के आधार पर राज्यों को बनाने का मांग किया गया था। तो राज्य हमारे देश में इसलिए बटे, जैसे भाषा के आधार पर, जैसे महाराष्ट्र मराठी भाषा के लिए फेमस है, गुजरात गुजराती के लिए, राजस्थान राजस्थानी के लिए है ना। वैसे ही आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और भी साउथ के जो स्टेट्स है, केरल, ये सब बटे हुए। भाषा बहुत प्रमुख रही है। संस्कृति भी हमारे देश की अलग अलग है। विविधता में एकता का प्रतीक है हमारा देश, जिसमें हमारे उत्तर भारत के हम लोग देखें तो अलग तरीके से रहते हैं, दक्षिण भारत के लोग देखें तो हम अलग तरीके से रहते हैं, और जो पूर्वी साइड के लोग वो उनका रहन सहन अलग है। तो इन आधार पर हमारा जो विविधता है, राज्य है बटे हुए हैं। मणिपुर, जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब अलग अलग तरीके की इनकी संस्कृति, लेकिन हमारा देश क्या है? एक है। और उत्तर भारत के लोगों का अलग, साउथ के लोग अलग तरीके से रहते हैं। तो ये हमारे देश की संस्कृति है। भाषा भी अलग अलग है। कन्नड़ी और तमिलनाडु तमिल, गुजराती, हिंदी और उड़ीसा बटा हुआ है। तो ये अलग अलग भाषाओं के आधार पर हमारे राज्य बटे हुए। यही कारण है, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न भाषाएं हैं ना। संस्कृति, भौगोलिक स्थिति भी हमारे देश की अलग अलग है। भौगोलिक स्थिति का मतलब ये होता है जियोग्राफिकल जो सिचुएशन है, स्थितियां हैं हमारी, वो अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र का हम देखें भारत में नक्शा में, एक सेकंड में मैप निकालता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो उत्तरी भारत का भाग है, ये हमारा पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ये सब हमारा टेरिटरीज है। ठीक है, तो ये हमारे उत्तरी भारत के लोग देखेंगे तो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर पूरे बर्फीली क्षेत्र है। तो यहाँ पर अलग रहन सहन होगा, भौगोलिक स्थिति अलग बटी हुई। तो इस क्षेत्र को क्या एक राज्य बना दिया। जैसे हिमाचल प्रदेश यहाँ पर देखोगे आप, तो ये जम्मू कश्मीर अलग दिख रहा है। देखो ये देखो, जम्मू कश्मीर ये अलग है, हिमाचल प्रदेश अलग एक राज्य है, उत्तराखंड अलग है, पंजाब अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग राज्य अलग तरीके से दिख रहे हैं। तो ये जियोग्राफिकल हम बटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश बटा हुआ है और ये हमारा बिहार हो गया साइड का, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सब हम पूर्वी पाकिस्तान की बात कर रहे थे जो, और झारखंड ये है, छत्तीसगढ़ ये है, और ये महाराष्ट्र का इलाका और ये कर्नाटक। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ भौगोलिक स्थिति के आधार पर हमारा देश बटा हुआ है। एमपी, गुजरात, ठीक है। तो ये भौगोलिक स्थिति हमारी होगी। अब हम बात करते हैं संस्कृति भी हमारे देश की अलग अलग है। जैसे यहाँ का है तो पहाड़ी कल्चर होगा, तो इधर सारे राजस्थानी कल्चर होगा, थोड़े लोग अलग तरीके से पहनावे होंगे, यहाँ पर मरुस्थलीय। तो इन आधार पर हमारे राज्यों का बंटवारा हुआ है। तो ये इसमें भूमिका क्या मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में कैसे बंटवारा हुआ और क्यों राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसमें किन किन लोगों ने योगदान दिया। तो आइए चलते हैं फिर हमसे जानकारी लेने के लिए। तो जैसा कि हमने देखा, हमारे देश का अलग अलग स्वरूप बटा हुआ है, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। आइए जानते हैं, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग उठने लगी। क्यों उठने लगी? क्योंकि हमारा देश ऑलरेडी धर्म और संस्कृति इन सब के आधार पर बढ़ चुका था। हमारा देश अखंड भारत था और वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बनाए गए, जिसमें मुस्लिम लीग की मांग थी कि मुसलमानों की मेजोरिटी है, उनको अलग देश दिया जाए। तो जो मुस्लिम थे वो वहाँ चले गए, जो यहाँ रहना चाहते थे यहाँ रहे, सबको छूट दी गई कि जो पाकिस्तान में जाना चाहता है वो वहाँ जाके रहे। हिंदू भी जा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हिंदू भी वहाँ गए, लेकिन वहाँ का जो कल्चर है वो मुस्लिम कल्चर है। एक मुस्लिम कंट्री के अंतर्गत वो आता है, लेकिन डेमोक्रेटिक भी है और कहें तो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई गए। और यहाँ पर भारत में रहने वाले भी मुसलमान ऐसा नहीं है कि उनमें पाकिस्तानी गुण होंगे या फिर वो बुरे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंडियंस है, वो देश के लिए, हमारे देश के लिए रहते हैं और वो भी पूरी तरीके से वैसे ही है जैसे कि इंडियंस है, उनका भी दिल हिंदुस्तानी है। तो आइए चलते हैं आगे जानते हैं। ऐसे दर समिति, इसमें विभिन्न समितियां बनाई गई। पहली बात तो राज्यों को बांटने के लिए, क्योंकि राज्य अलग अलग थे, हर राज्य में अलग अलग धर्म जाति अलग अलग लोग रहते थे। तो क्या समस्या आई कि कैसे बांटना है लोगों को, मतलब राज्य को कैसे बांटना है। और ये जरूरी भी था क्योंकि मांग उठने लगी थी कि सबका अलग अलग कल्चर है, क्योंकि सब एक साथ एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे पता नहीं। तो इस कारण से बांटना जरूरी हो गया था। भाषा के आधार पर बोला था, लोगों का कहना था। लेकिन
सबका कहना था कि प्रशासनिक आधार यानी कि कैसे शासन व्यवस्था चलाएगा उस आधार पर बांटना चाहिए कि चलो बना देते हैं, लेकिन दिक्कत यही थी कि लोग कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भाषा क्या होता है, जुड़ाव का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। साउथ के लोग कन्नड़ तमिल बोलते हैं, उत्तर भारत के लोग हिंदी बोलते हैं, तो कैसे कन्वर्सेशन करेंगे? आज के समय में तो कर लेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी है, आज सीख सकते हैं वो लोग हिंदी, आज मूवीज जो है वो हिंदी में डब हो जाती है, सब कुछ हो जाती है। बट उस समय ऐसा नहीं था, तो उस समय लोगों की मांग थी कि ज्यादा से ज्यादा भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। तो सबसे पहले इसके लिए क्या बनाया गया, एस के दर समिति बनाई गई, जिसमें 1948 में बनाई गई, जिसमें भाषाई आयोग की नियुक्ति की गई थी। 1948 में भाषाई आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें दर की रिपोर्ट में यह कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। इस रिपोर्ट से कई राज्यों में असंतोष फैल गया, जैसे कि मैंने बताया कि साउथ के लोगों का अलग लैंग्वेज थी और पूर्व के मतलब गुजराती, राजस्थानी, ये सब अलग थे, मराठी लोग अलग थे, तो सब राज्यों में असंतोष फैल गया कि भाषा के आधार पर बढ़ना चाहिए भाई। फिर इसके बाद बनती है हमारी 1948 में जेबीपी समिति, जे से जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पहले होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों को मिलाकर एक समिति बनाई गई, जिन्होंने 1948 में इसका गठन हुआ और 1949 में इन्होंने फिर से अपनी रिपोर्ट पेश की और इसमें भी यही कहा गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुधारों के आधार पर होना चाहिए। लेकिन फिर इसके कारण क्या हुआ, लंबा आंदोलन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि लोग एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं थे प्रशासनिक काम पे, क्योंकि शासन व्यवस्था, प्रशासनिक मतलब कि जो भी शासन व्यवस्था है वे सबके लिए एक जैसी बनाया गया है, जो भी राज्य है उस आधार पर बढ़ना चाहिए, जो जिस राज्य के लिए। लेकिन लोग मानना चाह रहे थे कि भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा के कारण हमें बांट दिया जाए, कि भाषा इनकी अलग है, इनको अलग कर दिया जाए, जैसे राजस्थानी बोलते तो राजस्थानी अलग राज्य बना दिया जाए और मराठी बोलते तो मराठी अलग बना दिया जाए, ऐसा, और तमिल बोलते तो तमिल अलग, फिर कन्नड़ अलग, ऐसा कुछ अलग था, ठीक है। तो इस आधार पर मांग थी, तो इसी कारण से क्या हुआ, एक लंबा आंदोलन हुआ, क्योंकि सरकार अपने फैसले सुनाए जा रहे थे और सरकार में उत्तरी क्षेत्र पर हो रहा था, तो ये आंदोलन बढ़ा और 56 दिन की हड़ताल के बाद कांग्रेस के एक नेता थे जो पोट्टी श्रीरामुलु नाम था, उनका निधन हो गया था। किस कारण? भूख हड़ताल के कारण। उन्होंने भूख के कारण अपनी जान दे दी थी, जिस कारण से और ज्यादा दिक्कत होगी, और ज्यादा दिक्कत ना हो, इस कारण से सबसे पहला भाषा के आधार पर जो राज्य बनाया गया वो था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनाया गया था, जिसमें मद्रास से तेलुगु भाषा के लोगों को अलग कर दिया गया था और उनका एक अलग राज्य बना दिया गया था, ठीक है। और ये पहला राज्य था। अब दोनों समितियों की सिफारिश की समिति के बाद फजल अली आयोग जारी किया गया था। अब मैं एक और बैकग्राउंड बताऊं तो देखो, जैसे कि एक की सफलता होती है तो दूसरी क्रांति होती है। एक 2010 में हमारी अरब स्प्रिंग हुई थी। अरब स्प्रिंग ने क्या किया कि लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। अरब स्प्रिंग ये हुई थी कि एक फल विक्रेता था, उसने अपनी जान दे दिया था। किस कारण से? जो तानाशाही बढ़ रही थी सरकार की, इसके कारण से उसने अपने आप को जिंदा जला लिया था, एक फल बेचने वाले ने। और उस समय क्या हुआ, फेसबुक था, सोशल मीडिया, इस प्लेटफॉर्म ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था उस चिंगारी को फैलाने के लिए। तो उसके कारण क्या हुआ, यमन, बहरीन, सीरिया और अरब क्षेत्र, अरब जो प्रदेश है, अरब प्रदेश, अरब, तो वहाँ के देशों में बहुत ज्यादा लोकतंत्र की भावना फैली, तो लोगों ने शासन व्यवस्था वहाँ पे चली। तो यही है लोकतंत्र की ताकत की किसी ना किसी को अपनी वो देना पड़ता है। तो इस कारण से ये जो और कोई इंसान ना मरे, कोई ऐसा ना दंगा हो, तो इस कारण से एक और आयोग बनाया गया जिसे कहा गया फजल अली आयोग, जिसमें ये स्वीकार किया गया, क्योंकि देखो आंदोलन में तो एक व्यक्ति की वो होगी, जिसके कारण और आंदोलन बढ़ गया था कि एक व्यक्ति कैसे मर गया और आप हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे, तो ऐसा और बढ़ गया। तो जिस कारण से मांगे और बढ़ने लगी, अन्य राज्यों में भी ये बढ़ने लगी कि हमें भी चाहिए भाषा के आधार पर राज्य, क्योंकि एक तो मिल गया था, आंध्र प्रदेश पहला बना भाषा के आधार पर, तेलुगु से मद्रास अलग करते, ठीक है। तो अन्य राज्यों में भी बढ़ने लगी कि हमें भी चाहिए भाई, हमें भी अलग राज्य चाहिए, ऐसे करके। तो फिर फजल अली आयोग की स्थापना की गई जो 1953 में की गई, ठीक है। और फिर इसमें 3 सदस्य की समिति लाए गए, जो 3 सदस्य थे, फजल अली जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, और के पणिक्कर इसमें शामिल थे, जिनका कावलम माधव पणिक्कर जिनका नाम था, हृदयनाथ कुंजरू भी शामिल थे। और आखिर में इन्होंने अपनी 1955 में रिपोर्ट पेश की थी और इसमें कहा गया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को आधार बनाया जाना चाहिए, भाषा इंपॉर्टेंट है। किंतु इस समिति ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया कि केवल एक राज्य में महाराष्ट्र के लोग केवल मराठी बोलेंगे, ये जरूरी नहीं, वहाँ पे और भी लोग हैं, वो हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, और भी भाषा बोल सकते हैं, या फिर और भी ऑफिशियल लैंग्वेज में वहाँ पर काम हो सकता है। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा में भी काम होता है, हिंदी में काम होता है, और जो इंग्लिश है उसमें भी काम होता है, गुजरात में गुजराती में भी होता है, और भी काम होता है। तो एक राज्य की एक भाषा होगी, ऐसा उन्होंने अस्वीकार किया, लेकिन भाषा के आधार पर राज्य को बांट दिया, ठीक है। अब आते हैं हम इसके कारक क्या थे, राज्य पुनर्गठन के 4 कारक थे कि भारत की अखंडता एवं सुरक्षा का संरक्षण करना। ऐसा नहीं कि हमारा देश राज्यों में बटा हुआ है, बहुत सारे राज्यों में बांट दिया गया है और हमारे देश के लोग फिर अलग हो रहे हैं, भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं कि हमारी भाषा अलग है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को स्वीकार किया गया कि भले ही राज्य अलग अलग बन जाए, लेकिन हमारे देश की भले राज्य भाषा के आधार पर अलग अलग बने, लेकिन हमारे देश की जो संस्कृति है, हम एकजुट रहेंगे, हमारे देश एक ही रहेगा, अखंड रहेगा, तो इसका संरक्षण अपनाया गया। भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मराठी लोगों का कल्चर अलग है तो दूसरे लोग उसको नहीं अपना सकते, सब एकजुट रहेंगे और जम्मू कश्मीर में आराम से जा सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश जा सकते हैं, वहाँ पर आप अपना सकते हैं, वहाँ पर रहन सहन कर सकते हैं, जिसको जो संस्कृति अपनाना चाहे वे वहाँ पर कर सकते हैं। वित्तीय, प्रशासनिक व आर्थिक तंत्र, राज्य तथा देश के सभी लोगों कल्याण की योजना बनाना। अब फजल अली आयोग की सलाह पर भारत सरकार द्वारा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। परिणाम स्वरूप इस अधिनियम के तहत 14 देश को 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया था। मतलब 14 राज्य उस समय बनाए गए थे और 6 संघ शासित प्रदेश यानी कि जो केंद्र के द्वारा शासित किए जाते थे। तो ये था हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग। आई होप कि केवल राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ ही हमें बहुत सारी यहाँ पर जानकारी मिली होगी। जय हिंद, जय भारत।